नमस्कार साथियों, कहानियों का काफिला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानीकार निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी धूप का एक टुकड़ा। निर्मल वर्मा की कहानी नई कहानी की प्रचलित परंपरा से बिल्कुल अलग मानी जाती है। इनकी कहानियाँ उस शहरी मध्यवर्गीय व्यक्ति को अपना विषय बनाती है जो बहुत कुछ आत्म केंद्रित हैं। मूलतः प्रस्तुत कहानी धूप का एक टुकड़ा शहरी मध्यवर्गीय व्यक्तियों के बदलते बिगड़ते संबंधों की कहानी है, जिन पर खास तरह का अवसाद, पराजय बोध, अस्तित्व का संकट और उदासी के बादल छाए रहते हैं। कहानी अतीत की उदास स्मृतियों के सहारे अपना सफ़र तय करती है, जहां धूप अपनी जगह अपने अस्तित्व का प्रतीक है, जो नायिका के भीतर अपने होने का एहसास बनाए रखती है। इसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह पार्क की हर उस बेंच पर बैठती है जहां जहां धूप का टुकड़ा घूमता है, जहां कहानी के आरंभ से अंत तक केवल नायिका ही बोलती है। वह स्वयं वक्ता भी है, श्रोता के होते हुए भी स्वयं ही वह श्रोता की भूमिका में आ जाती है। मूलतः यह कहानी नायिका जीवन के प्रति इस अजनबियत से ग्रसित है। वह अपने एकांकी जीवन की छटपटाहट से परेशान हो चुकी है और उसकी आदी नहीं हो पाई है। कहानी के अंत में पुरुष का दीवार की ओर मुंह करके सोना व उसको पूरी रात छूकर भी नायिका का खाली हाथ लौट आना उनके बीच के उस अलगाव को व्यक्त करता है, जहां संबंध विच्छेद के अतिरिक्त दूसरा उपाय शेष नहीं रह जाता। तो आइए सुनते हैं निर्मल वर्मा की कहानी धूप का एक टुकड़ा आलोक रंजन पांडे की स्वर में। क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूं? नहीं, आप उठिए नहीं, मेरे लिए यह कोना ही काफी है। आप शायद हैरान होंगे कि मैं दूसरी बेंच पर क्यों नहीं जाती। इतना बड़ा पार्क, चारों तरफ खाली बेंचे, मैं आपके पास ही क्यों धंसना चाहती हूँ। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जिस बेंच पर आप बैठे हैं वह मेरी है। जी हाँ, मैं यहाँ रोज बैठती हूँ। नहीं, आप गलत ना समझें, इस बेंच पर कोई मेरा नाम नहीं लिखा है। भला म्यूनिसिपैलिटी के बेंचों पर नाम कैसा, लोग आते हैं, घड़ी दो घड़ी बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि फला दिन फला आदमी यहाँ बैठा था। उसके जाने के बाद बेंच पहले की तरह ही खाली हो जाती है। जब कुछ देर बाद कोई नया आगंतुक आकर उस पर बैठता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि उससे पहले वहाँ कोई स्कूल की बच्ची या अकेली बुढ़िया या नशे में धूत जिप्सी बैठा होगा। नहीं जी, नाम वहीं लिखे जाते हैं जहां आदमी टिक कर रहे। तभी घरों के नाम होते हैं या फिर कब्रों के। हालांकि कभी कभी मैं सोचती हूं कि कब्रों पर नाम न भी रहे तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता। कोई जीता जागता आदमी जानबूझकर दूसरे की कब्र में घुसना तो पसंद नहीं करेगा। आप उधर देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की तरफ। नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। शादी विवाह के मौके पर लोग अब भी घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते, तो मैं हर रोज देखती हूँ। इसीलिए मैंने यह बेंच अपने लिए चुनी है। यहाँ बैठकर आंखें सीधी गिरजे पर जाती है। आपको अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। बहुत पुराना गिरजा है। इस गिरजे में शादी करवाना बड़ा गौरव माना जाता है। लोग 8-10 महीने पहले से ही अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। वैसे सगाई और शादी के बीच इतना लंबा अंतराल ठीक नहीं। कभी कभी बीच में मनमुटाव हो जाता है।
और ऐन विवाह के मुहूर्त पर वर वधू में से कोई भी दिखाई नहीं देता। उन दिनों यह जगह सुनसान पड़ी रहती है, न कोई भीड़, न कोई घोड़ा गाड़ी, भिखारी भी खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने सामने वाले बेंच पर एक लड़की को देखा था। अकेली बैठी थी और सुनी आंखों से गिरजे को देख रही थी। पार्क में यही एक मुश्किल है, इतने खुले में सब अपने अपने में बंद बैठे रहते हैं। आप किसी के पास जाकर सांत्वना के दो शब्द कह भी नहीं सकते। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरे आपको। शायद इससे भी कोई तसल्ली मिलती होगी। यही कारण है अकेले कमरे में जब तकलीफ दुश्वार हो जाती है तो अक्सर लोग बाहर चले जाते हैं। पब्लिक पार्क में, किसी पब में, सड़कों पर, वहाँ आपको कोई तसल्ली न भी दे तो भी आपको दुख एक जगह से मुड़कर दूसरी तरफ करवट ले लेता है। उससे तकलीफ का बोझ कम नहीं होता, लेकिन आप उसे कुली के सामान की तरह एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रख देते हैं। यह क्या कम राहत है? मैं तो ऐसा ही करती हूँ। सुबह से ही अपने कमरे से बाहर निकल जाती हूँ। नहीं, आप गलत ना समझें, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं धूप की खातिर यहाँ आती हूँ। आपने देखा होगा सारे पार्क में सिर्फ यह एक बेंच है जो पेड़ के नीचे नहीं है। इस बेंच पर एक पत्ता भी नहीं झड़ता। फिर उसका एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि यहाँ से मैं सीधे गिरजे की तरफ देख सकती हूँ, लेकिन यह शायद मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। आप सचमुच सौभाग्यशाली हैं। पहले दिन यहाँ आए और सामने घोड़ा गाड़ी। आप देखते रहिए, कुछ ही देर में गिरजे के सामने छोटी सी भीड़ जमा हो जाएगी। उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो न वर होते हैं, न वे वर को जानते हैं, न वधू को, लेकिन एक झलक पाने के लिए घंटों बाहर खड़े रहते हैं। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को देखने की उत्सुकता जीवन भर खत्म नहीं होती। अब देखिए, आप इस पेरिम्बलेटर के आगे बैठे थे। पहली इच्छा यह हुई झांक कर भीतर देखूं, जैसे आपका बच्चा औरों से अलग होगा। अलग होता नहीं। इस उम्र में सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, मुंह में चूसनी दबाए लेटे रहते हैं। फिर भी जब मैं किसी पेरिम्बलेटर के सामने से गुजरती हूँ तो एक बार भीतर झांकने की ज़बरदस्त इच्छा होती है, क्योंकि जो चीज़ें हमेशा एक जैसी रहती हैं उनसे उबने की बजाय आदमी सबसे ज़्यादा उन्हीं को देखना चाहता है। जैसे प्रेम में लेटे बच्चे या नवविवाहित जोड़े की घोड़ा गाड़ी, जमा या मुर्दे की अर्थी। आपने देखा होगा ऐसी चीज़ों के इर्द गिर्द हमेशा भीड़ जमा हो जाती है। मुझे कभी कभी यह सोचकर बड़ा अचरज होता है कि जो चीज़ें हमें ज़िंदगी को पकड़ने में मदद देती है वह चीज़ें हमारी पकड़ के बाहर हैं। हम न उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं, न किसी दूसरे को बता सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपनी जन्म की घड़ी के बारे में कुछ याद कर सकते हैं, या अपनी मौत के बारे में कुछ किसी को बता सकते हैं, या अपने विवाह के अनुभव को हूबहू अपने भीतर दोहरा सकते हैं? आप हंस रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। कौन ऐसा आदमी है जो अपने विवाह के अनुभव को याद नहीं कर सकता? मैंने सुना है कुछ देश ऐसे हैं जहां जब तक लोग नशे में धूत नहीं हो जाते तब तक विवाह करने का फैसला नहीं लेते, और बाद में उन्हें उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। नहीं जी, मेरा मतलब ऐसे अनुभव से नहीं था। मेरा मतलब था, क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप एकाएक यह फैसला कर लेते हैं कि आप अलग न रहकर किसी दूसरे के साथ रहेंगे जिंदगी भर? मेरा मतलब है, क्या सही उस बिंदु पर उंगली रख सकते हैं जब आप अपने भीतर के अकेलेपन को थोड़ा सा सरक कर किसी दूसरे को वहां आने देते हैं, जो हाँ उसी तरह जैसे कुछ देर पहले अपने थोड़ा सा सरक कर मुझे बेंच पर आने दिया था। और अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ मानो आपको बरसों से जानती हूँ। लीजिए, अब 2-4 सिपाही भी गिरजे के सामने खड़े हो गए। अगर इसी तरह भीड़ जमा होती गई तो आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। आज तो खैर धूप निकली है, लेकिन सर्दी के दिनों में भी लोग ठिठुरते हुए खड़े रहते हैं। मैं तो बरसों से यह देखती आ रही हूँ
कभी कभी तो यह भ्रम होता है कि 15 साल पहले मेरे विवाह के मौके पर जो लोग जमा हुए थे वही लोग आज भी हैं, वहीं घोड़ागाड़ी, वहीं इधर उधर घूमते हुए सिपाही, जैसे इस दौरान कुछ भी नहीं बदला। जी हाँ, मेरा विवाह भी इस गिरजे में हुआ था, लेकिन यह मुद्दत पहले की बात है। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि घोड़ागाड़ी सीधे गिरजे के दरवाजे पर आकर ठहर सके। हमें उस गली के पिछवाड़े रोक देना पड़ा था और मैं अपने पिता के साथ पैदल चलकर यहाँ तक आई थी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे और मेरा दिल धक धक कर रहा था कि कहीं सबके सामने मेरा पाँव न फिसल पड़े। पता नहीं वे लोग अब कहाँ होंगे जो उस रोज़ भीड़ में खड़े मुझे देख रहे थे। आप क्या सोचते हैं, अगर उनमें से कोई आज मुझे देखा तो क्या पहचान सकेगा कि बेंच पर बैठी यह अकेली औरत वही लड़की है जो सफ़ेद पोशाक में 15 साल पहले गिरजे की तरफ जा रही थी? सच बताइए, क्या पहचान सकेगा? आदमियों की तो बात मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि घोड़ा मुझे ज़रूर पहचान लेगा, जो उस दिन हमें खींच कर लाया था। जी हाँ, घोड़ों को देखकर मैं हमेशा हैरान रह जाती हूँ। कभी अपनी आंखों में झांक कर देखा है? लगता है जैसे कि वे किसी बहुत ही आत्मीय चीज़ से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपने अलगाव के आदी नहीं हो सके हैं। इसीलिए वे आदमियों की दुनिया में सबसे अधिक उदास रहते हैं। किसी चीज़ का न आदी हो पाना, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं। वे लोग जो आखिर तक आदी नहीं हो पाते, या तो घोड़ों की तरह उदासीन हो जाते हैं, या मेरी तरह धूप के एक टुकड़े की खोज में एक बेंच से दूसरे बेंच की चक्कर लगाते रहते हैं। क्या कहा आपने? नहीं, आपने शायद मुझे गलत समझ लिया। मेरे कोई बच्चा नहीं, यह मेरा सौभाग्य है। बच्चा होता तो शायद मैं कभी अलग नहीं हो पाती। आपने देखा होगा, आदमी और औरत में प्यार न भी रहे तो बच्चे की खातिर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे साथ कभी ऐसी रुकावट नहीं रही। इस लिहाज से मैं बहुत सुखी हूँ। अगर सुख का मतलब है कि हम अकेलेपन को खुद चुन सकें, लेकिन चुनना एक बात है, आदी हो सकना बिल्कुल दूसरी बात। जब शाम को धूप मिटने लगती है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले कुछ देर उस पब में ज़रूर बैठती हूँ जहाँ वह मेरी प्रतीक्षा करता था। जानते हैं उस पब का नाम? बोनापार्ट। जी हाँ, कहते हैं जब नेपोलियन पहली बार इस शहर में आया तो उस पब में बैठा था, लेकिन उन दिनों मुझे इसका कुछ पता ही नहीं था। जब पहली बार उसने मुझसे कहा कि हम बोनापार्ट के सामने मिलेंगे तो मैं सारी शाम शहर के दूसरे सिर पर खड़ी रही, जहाँ नेपोलियन घोड़े पर बैठा है। आपने कभी पहली डेट इस तरह गुजारी है कि आप सारी शाम पब के सामने खड़े रहें और आपकी मंगेतर पब्लिक स्टैचू के नीचे? बाद में जो उसका शौक़ था वह मेरी आदत बन गई। हम दोनों हर शाम कभी उस जगह जाते जहाँ मुझे मिलने से पहले वह बैठता था, या उस शहर के उन इलाकों में घूमने निकल जाते जहाँ मैंने बचपन गुजारा था। यह आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत चाहने लगते हैं तो न केवल वर्तमान में उसके साथ रहना चाहते हैं, बल्कि उसके अतीत को भी निगलना चाहते हैं जब वह हमारे साथ नहीं था? हम इतने लालची और ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि हमें यह सोचना भी असहनीय लगता है कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब वह हमारे बगैर जीता था, प्यार करता था, सोता था, जागता था। फिर अगर कुछ साल उसी एक आदमी के साथ गुजार दें तो यह कहना भी असंभव हो जाता है कि कौन सा आदत पहले की है और कौन सी बाद की। पत्तों की तरह वे इस तरह आपस में घुल मिल जाती हैं कि आप किसी एक पत्ते को उठाकर नहीं कह सकते कि यह पत्ता आपका है और दूसरा किसी और का। देखिए, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मरने से पहले हम में से हर एक को यह झूठ मिलनी चाहिए कि हम अपनी चीर फाड़ खुद कर सकें। अपने अतीत की तहों को प्याज के छिलकों की तरह एक एक करके उतारते जाएं। आपको हैरानी होगी कि सब लोग अपना अपना हिस्सा लेने आ पहुँचेंगे। माँ, बाप, दोस्त, पति, सारे छिलके दूसरे के आखिर की सूखी डंठलें आपके हाथ में रह जाएगी, जो किसी काम की नहीं, जिसे मृत्यु के बाद डाल दिया जाता है या मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि हर आदमी अकेला मरता है,
मैं यह नहीं मानती। वह उन सब लोगों के साथ मरता है जो उसके भीतर थे, जिनसे वह लड़ता था या प्रेम करता था। वह अपने भीतर पूरी एक दुनिया लेकर आता है। इसीलिए हमें दूसरों को मरने पर जो दुख होता है वह थोड़ा बहुत स्वार्थी किस्म का दुख है, क्योंकि हमें लगता है कि उसके साथ हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अरे देखिए, वह जाग गया। जरा पेम्बुलेटर हिलाइए, धीरे धीरे हिलाते जाइए, अपने आप चुप हो जाएगा। मुंह में चुसनी दबाकर इस तरह लेटा है जैसे छोटा मोटा सिगार हो। देखिए कैसे ऊपर बादलों की तरफ टुकुर टुकुर ताक रहा है। मैं जब छोटी थी तब लकड़ी लेकर बादलों की तरफ इसी तरह घुमाती थी, जैसे वे मेरे इशारों पर ही आकाश में चले रहे। आप क्या सोचते हैं, बच्चे इस उम्र में जो कुछ देखते हैं या सुनते हैं वह क्या बाद में उन्हें याद रहता है? रहता जरूर होगा, कोई आवाज, कोई झलक या कोई आहट, जिसे बड़े होकर हम उम्र के जाले में खो देते हैं। लेकिन किसी अनजान मौके पर जरा सा इशारा पाते ही हमें लगता है कि इस आवाज़ को कहीं हमने सुना है। यह घटना या ऐसी ही कोई घटना पहले कभी हुई है और फिर उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें अपने आप खुलने लगती हैं जो हमारे भीतर अरसे से जमा थीं, लेकिन रोज़मर्रा की दौड़ धूप में जिनके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन वे वहाँ हैं, घात लगाए कोने में खड़ी रहती है, मौके की तलाश में, और फिर किसी बड़ी सड़क पर चलते हुए या ट्राम की प्रतीक्षा करते हुए या रात को सोने और जागने के बीच में वे अचानक आपको पकड़ लेती हैं। और जब तब आप कितना ही हाथ पांव क्यों न मारे, कितना ही क्यों न छटपटाएं, वे आपको छोड़ती नहीं है। मेरे साथ एक रात ऐसा ही हुआ था। हम दोनों सो रहे थे और तब मुझे एक अजीब सी खटका सुनाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मैं अपने अकेले कमरे में हड़बड़ाकर जाग उठती थी और सहसा यह भ्रम होता था कि दूसरे कमरे में माँ और बाबू नहीं हैं, और मुझे लगता था कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी, और तब मैं चीखने लगती थी। लेकिन उस रात मैं चिक्की चिल्लाई नहीं। मैं बिस्तर से उठकर देहरी तक आई, दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, बाहर कोई नहीं था। वापस लौटकर उसकी तरफ देखा, वह दीवार की तरफ मुंह मोड़कर सो रहा था, जैसे वह हर रात सोता था। तब मुझे पता चला कि वह खटका कहीं बाहर का नहीं, मेरे भीतर हुआ था। नहीं, मेरे भीतर भी नहीं, अंधेरे में एक चिमगादड़ की तरह वह मुझे छूता हुआ निकल गया था, न बाहर न भीतर, फिर भी चारों तरफ फड़फड़ाता हुआ। मैं पलंग पर आकर बैठ गई जहां वह लेटा था और धीरे धीरे उसकी देह को छूने लगी। उसकी देह के उन सब कोनों को छूने लगी जो एक जमाने से मुझे तसल्ली देते थे। मुझे यह अजीब सा लगा कि मैं उसे छू रही हूँ और मेरे हाथ खाली के खाली वापस लौट आते हैं। बरसों पहले की गूंज जो उसकी अंगों से निकलकर मेरी आत्मा में बस जाती थी, अब कहीं न थी। मैं उसी तरह उसके देह को टोह रही थी जैसे कुछ लोग पुराने खंडहरों पर अपने नाम खोजते हैं जो मुद्दत पहले उन्हें दीवारों पर लिखे थे, लेकिन मेरा नाम वहाँ कहीं नहीं था। मैं रात भर उसके सिरहाने बैठी रही और मेरे हाथ मुर्दा होकर उसके देह पर पड़े रहे। मुझे यह भयानक सा लगा कि हम दोनों के बीच जो खालीपन आ गया था वह मैं किसी से नहीं कह सकती। जी हाँ, अपने वकील से भी नहीं, जिन्हें मैं एक अरसे से जानती थी। वे समझे मैं सठिया गई हूँ। कैसा खटका? क्या मेरा पति किसी दूसरी औरत के पास जाता था? क्या वह मेरे प्रति क्रूर था? जी हाँ। उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और मैं थी कि एक इडियट की तरह उनका मुंह ताकती रही। और अब मुझे पहली बार पता चला कि अलग होने के लिए कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना दुख दूसरे के साथ बांटकर हम हल्के हो जाते हैं। मैं कभी हल्की नहीं होती। नहीं जी, लोग दुख नहीं बांटते, सिर्फ फैसला करते हैं कौन दोषी है और कौन निर्दोष। मुश्किल यह है जो एक व्यक्ति आपकी दुखती रग की सही सही पहचान सकता है, उसी से हम अलग हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने मोहल्ले को छोड़कर शहर के इस इलाके में आ गई, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ मुझे देखकर कोई यह नहीं कहता कि देखो, यह औरत अपने पति के साथ 8 वर्ष रही और फिर अलग हो गई। पहले जब कोई इस तरह की बात कहता था तो मैं बीच में सड़क पर खड़ी हो जाती थी।
इच्छा होती थी उस आदमी को पकड़कर शुरू से आखिर तक सब कुछ बताऊं। कैसे हम पहले शाम अलग अलग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रहते थे, वह पब के सामने, मैं मूर्ति के नीचे। कैसे उसने पहली बार मुझे पेड़ के तने से सटाकर चूमा था। कैसे मैंने पहली बार डरते डरते उसके बालों को छुआ था। जी हाँ, मुझे यह लगता था कि अब तक मैं उन्हें यह सब बात नहीं बता दूंगी। तब तक उस रात के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकूंगी जब पहली बार मेरे भीतर ठटका हुआ था और बरसों बाद यह इच्छा हुई थी कि मैं दूसरे कमरे में भाग जाऊं जहां मेरे माँ बाप सोते थे, लेकिन वह कमरा खाली था। जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े होने का मतलब है कि अगर आप आधी रात को जाग जाएं और कितना ही क्यों न हो चीखें चिल्लाएं, दूसरे कमरे में कोई नहीं आएगा, वह हमेशा खाली रहेगा। देखिए उस रात के बाद मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती, भूचाल या बमबारी की खबरें अखबारों में छपती है, दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि जहाँ बच्चों का स्कूल था वहाँ खंडहर है, जहाँ खंडहर थे वहाँ उड़ती धूलें हैं। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो किसी को खबर नहीं होती। उस रात के बाद दूसरे दिन से मैं सारे शहर में अकेली घूमती रही और किसी ने मेरे तरफ देखा भी नहीं। तब मैं पहली बार इस पार्क में आई थी, इसी बेंच पर बैठी थी जिस पर आप बैठे हैं। और जी हाँ, उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं उसी गिरजे के सामने बैठी हूँ जहाँ मेरा विवाह हुआ था। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, हमारी घोड़ा गाड़ी सीधे गिरजे के सामने आ सके। हम दोनों पैदल चलकर ही यहाँ आए थे। आप सुन रहे हैं ऑर्गन पर संगीत। देखिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं, संगीत की आवाज़ यहाँ तक आती है। इसे सुनते ही मुझे पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा है, अंगूठियों की अदला बदली की है। बस अब थोड़ी सी देर है, वे अब बाहर आने वाले हैं। लोगों में अब इतना चैन कहाँ कि शांति से खड़े रहें। अगर आप जाकर चाहें तो निश्चिंत होकर चले जाएं। मैं तो यहाँ बैठी ही हूँ, आपके बच्चों को देखती रहूँगी। क्या कहा आपने? जी हाँ, शाम होने तक यहीं रहती हूँ, फिर यहाँ सर्दी हो जाती है। दिन भर मैं यह देखती रहती हूँ कि धूप का टुकड़ा किस बेंच पर है, उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती हूँ। पार्क का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैं आधी घड़ी नहीं बैठती, लेकिन यह बेंच मुझे सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस पर पत्ते नहीं झड़ते और दूसरे, अरे आप जा रहे हैं तो कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानी को आप सुनना चाहते हैं तो लोकबात चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।